नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। हमारी संसदीय प्रणाली में पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे का पूरक कहा गया है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष का जितना महत्व है, उतना ही विपक्षी दलों का। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष की भूमिका अहम मानी गई है। विपक्ष देश, समाज और लोकहित में सरकार और उसकी नीतियों को लेकर संतुलन बनाए रखने की भूमिका का निर्वहन करता है। सत्ता पक्ष की नीतियों की तर्कसंगत तरीके से आलोचना और कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में प्रतिपक्ष के नेता की मौजूदगी महत्वपूर्ण है। ये वो कड़ी है जो जनता जनार्दन के हित से जुड़े मुद्दों और सरकार की नीतियों में सामंजस्य बैठाने में अहम मानी जाती है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि विपक्ष विरोध की राजनीति से ऊपर उठकर लोकहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करे और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करे। 2014 की तरह इस बार भी लोकसभा में नेता विपक्ष के लिए जरूरी संख्या बल किसी भी पार्टी को नहीं मिल पाया है, क्योंकि किसी भी विपक्षी दल के पास सदन की सदस्य संख्या का 10% यानी 55 सीटें किसी को भी हासिल नहीं हुई। आज विशेष में हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष के बारे में, जानेंगे उनके चयन के आधार के बारे में। इसके साथ ही बात करेंगे 17वीं लोकसभा में सभी पार्टियों की संख्या बल और उनकी स्थिति पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। सत्रहवीं लोकसभा चुनाव के बाद देश को सरकार तो मिल गई, लेकिन नेता विपक्ष इस बार भी किसी भी पार्टी को और किसी भी नेता को मिलता नहीं दिख रहा। दरअसल विपक्ष का नेता या नेता प्रतिपक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक में आधिकारिक तौर पर विपक्ष का नेतृत्व करता होता है। ऐसे में नेता विपक्ष की बड़ी भूमिका हो जाती है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में नेता विपक्ष को लेकर क्या प्रावधान है। सत्रहवीं लोकसभा के लिए 542 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस महज 52 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी और इस तरह 16वीं लोकसभा के समान ही इस बार भी नेता प्रतिपक्ष के जरूरी आंकड़ों से पीछे रह गई। दरअसल नेता विपक्ष संसदीय अधिकारों में से एक होता है, जिसका विधायिका के कामकाज में काफी महत्व होता है। वो विधायिका में मुख्य विपक्षी दल का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वरिष्ठ नेता होता है। संसदीय परंपरा में नेता विपक्ष का पद काफी अहम है। एक तरह से संसद के दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा के साथ ही विधानसभाओं में नेता प्रतिपक्ष सरकार के कामकाज पर नजर रखने वाले विपक्ष का चेहरा होता है। जहाँ जहाँ पार्लियामेंट है तो वहाँ एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे और दूसरे साइड में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जो पोस्ट है, जो पद है, वो काफ़ी गरिमा वाला पद है, क्योंकि उनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ता है। भारतीय संसद के सदनों में नेता विपक्ष का पद एक वैधानिक पद है। इस पद के बारे में सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशंस इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 में चर्चा की गई है। दरअसल भारतीय संसद ने साल 1977 में प्रतिपक्ष के नेताओं के लिए वेतन और भत्ते से संबंधित एक विधेयक पारित किया था। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट के तहत वेतन और सुविधाएं देने की बात कही गई थी। इस एक्ट के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जो दल सरकार के विरोध में हो, उनमें से सबसे ज्यादा सदस्यों वाले दल के नेता को प्रत्येक सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसके साथ ही प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता देने का अधिकार राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के हाथों में होगा। इस तरह यदि कोई बहुसंख्यक दल सरकार का समर्थक हो तो उसे प्रतिपक्ष नहीं माना जा सकता और उसका नेता प्रतिपक्ष का नेता नहीं होगा। इस तरह इस एक्ट के अनुसार केवल संख्या के आधार पर प्रतिपक्ष के नेता का निर्णय नहीं लिया जा सकता। लोकसभा में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 की धारा 2 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो परिभाषा दी गई है, उसके मुताबिक नेता विरोधी दल उस पार्टी का सदस्य हो जिसके सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। नेता विपक्ष विरोधी दल का सदस्य हो, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष मान्यता प्रदान करे।
इस धारा में या अधिनियम की किसी अन्य धारा में ऐसा नहीं कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने के लिए किसी दल के लिए लोकसभा में 10% सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता के बारे में पहले कुछ कन्वेंशंस था। पहले 1950s में तो उस वक्त स्पीकर ने, उस वक्त के जो स्पीकर हैं, शायद मावलंकर ही है, एक डायरेक्शन दे दिया कि 10% जो हाउस का स्ट्रेंथ है जिस पार्टी में है उसको पार्टी मानेंगे, सिर्फ हाउस के जो फंक्शन उनके लिए उसको पार्टी, और उससे 10% से कम जो होगा उनको ग्रुप्स मानेंगे। ये एक इन्होंने एक वर्गीकरण स्पीकर ने उस वक्त किया था। लेकिन इसका तो आगे चलकर ये साबे इररिलेवेंट हो गए, क्योंकि 1977 में जो कानून बना था, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट बना था, उसके बाद फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो चयन होता है वो इस कानून के अंदर होता है। वहीं लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल और नेता विपक्ष को निर्धारित करने के लिए पहले लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने 10% नियम का उल्लेख सबसे पहले किया। मावलंकर ने संसदीय दलों को पार्टियों और समूहों के रूप में मान्यता देने के लिए 10% नियम का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि मुख्य विपक्षी दल की संख्या सदन के कोरम यानी कम से कम 10% सदस्यों के बराबर होनी चाहिए। मावलंकर के निर्णय को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पार्टी या समूह के रूप में मान्यता देने संबंधी संसद में मान्यता प्राप्त दलों के नेता और मुख्य सचेतक सुविधाएं अधिनियम 1998 के प्रावधान में जोड़ दिया गया। इस अधिनियम के मुताबिक सदन में मान्यता प्राप्त दल होने के लिए न्यूनतम 55 सदस्य होने की अनिवार्यता बताई गई है, जबकि 55 से कम सांसद वाले दल को समूह माना जाता है। तब से ये परिपाटी चली आ रही है कि लोकसभा अध्यक्ष 1998 के अधिनियम के अनुसार किसी दल को पार्टी के रूप में मान्यता देंगे और फिर 1977 के अधिनियम के तहत नेता प्रतिपक्ष को मान्यता देंगे। यानी लोकसभा अध्यक्ष किसी व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष के रूप में तभी मान्यता देंगे जब उसकी पार्टी 1998 के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त पार्टी होगी। मेन रोल उसका होता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर सरकार कोई ऐसा प्रपोजल लेके आ रही है जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं है या जनता के हित में नहीं है, तो उसका वो अपना विचार प्रतिपक्ष के बिहाव पर सरकार के सामने रखता है और उस पर हाउस में विचार होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसको हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अभी जो पिछले कुछ सालों से ऐसा किया जा रहा है कि सरकार प्रतिपक्ष की भूमिका को एक महत्वपूर्ण स्थान देती है और उस महत्वपूर्ण भूमिका में जब सरकार कुछ इम्पॉर्टेंट नियुक्तियां करती हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति है, चेयरमैन ह्यूमन राइट कमीशन की नियुक्ति है, डायरेक्टर सीबीआई की नियुक्ति है और इसी तरह की कुछ और भी नियुक्तियां हैं, जिसमें जो सिलेक्शन कमेटी होती है उस सिलेक्शन कमेटी में नेता प्रतिपक्ष को भी सदस्य बनाया जाता है। नेता विपक्ष की भूमिका कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति में नेता विपक्ष की राय अहम होती है, जिसमें लोकपाल, सीबीआई निदेशक, मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और एनएचआरसी के अध्यक्ष समेत अनेक नियुक्तियों में नेता विपक्ष की सलाह को महत्व दिया जाता है। नेता विपक्ष को मंत्री स्तर का दर्जा दिया जाता है। नेता विपक्ष से ये उम्मीद की जाती है कि वो ऐसे लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा जो सरकार के विरोध में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 17वीं लोकसभा के गठन के साथ ही जो सबसे बड़ा प्रश्न उभर कर सामने आया है वो है लोकसभा में नेता विपक्ष। आइए जानते हैं 1952 में पहली लोकसभा के गठन से लेकर 2019 यानी 17वीं लोकसभा में अब तक कब कब ऐसा हुआ है जब लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद खाली रहा है और इसके पीछे क्या वजह रही। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई सरकार मिल गई है, लेकिन लोकसभा में सदन को नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता नहीं मिला है। 2019 में लोकसभा की 542 सीटों पर हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन में बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार करते हुए 354 सीटों पर जीत हासिल कर ली और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
जिसने 303 सीटों पर जीत का परचम लहराया। इन चुनावों में विपक्षी दलों के हाथ एक बार फिर हताशा लगी और यूपीए गठबंधन को 91 सीटें मिली, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को केवल 52 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इन चुनाव परिणामों के साथ 2019 के लोकसभा की जो तस्वीर बनी है, उसमें विपक्ष के नेता का पद खाली है। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी भी विपक्षी पार्टी के पास लोकसभा के सदस्य संख्या का 10% यानी 55 सीट होना जरूरी है। 55 में जो डायरेक्शन हुआ था उसके मुताबिक कई पार्टियां प्रतिपक्ष में ऐसी थी जिनको 10% मिले नहीं है, तो इस वजह से किसी को विरोधी ऑपोजिशन बनाया नहीं था उन वक्त। लेकिन जब इनको मिल गया था 10%, उस वक्त उनको कुछ लोग बन गए थे और वो तो बस वही भूमिका अदा करते हैं जो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में इनको करना पड़ता है। 77 में ये कानून बनने के बाद तो नेता का सारी प्रक्रिया ही बदल गई है। जो पुराने टाइम में जो कन्वेंशंस थे वो सारा बदल गया। आजादी के बाद 1952 में जब देश में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त भी सदन को विपक्ष का नेता नहीं मिला। 1952 से 1969 तक यानी पहली और दूसरी और तीसरी लोकसभा में भी विपक्ष के नेता का पद खाली रहा। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा में किसी पार्टी के नेता को सदन में प्रतिपक्ष के नेता की मान्यता इस आधार पर नहीं मिली थी क्योंकि विपक्ष के किसी दल के पास सदन की कुल सीटों की तुलना में 10% सीटें नहीं थी। इसके बाद 1969 से 70 के बीच देश को पहला नेता विपक्ष मिला। 1980 और 1984 में भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा। 1989 में 9वीं लोकसभा के गठन के बाद राजीव गांधी विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभालने वाले पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे। 9वीं लोकसभा में विपक्षी दलों ने वीपी सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। देश के अब तक के संसदीय इतिहास में कई बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है जब लोकसभा में सदन को प्रतिपक्ष का नेता नहीं मिला। बहुत बारी ऐसा हुआ है क्योंकि ये 10% वाली, जैसे मैंने बताया कि एक स्पीकर की रूलिंग है, ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। लेकिन क्योंकि जो अभी आपने सैलरी एंड अलाउंसेस एक्ट की बात की 77 का, उसमें भी जो डेफिनेशन दी गई है उसमें भी ये कहा गया कि एज मे बी डिसाइडेड बाय द स्पीकर और द चेयरमैन। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा या चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं, जो पुरानी स्पीकर की रूलिंग है उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं और वो 10% के प्रतिनिधित्व को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं फॉलो करते तो इसमें कोई संवैधानिक अड़चन मुझे नज़र नहीं आती। इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 16वीं लोकसभा में भी प्रतिपक्ष के नेता का पद खाली रहा क्योंकि किसी भी विपक्षी दल के पास 10% सीटें यानी 55 सीटें नहीं थी। 2014 के चुनाव में आए परिणामों के बाद बीजेपी 282 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज हुई, तो वहीं कांग्रेस के खाते में महज 44 सीटें आईं और कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नेता के अपने दावे से वंचित रह गई। 1985 में जब उस वक्त जो प्रतिपक्ष में जो नेशनल लेवल की पार्टी थी नहीं, सबसे बड़ी पार्टी तेलुगु देशम की थी उस वक्त। और तेलुगु देशम को इस कानून के अंडर तेलुगु देशम का हक था प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उनके लीडर को रिकॉग्नाइज करने का अधिकार था उनका। लेकिन उस वक्त पता नहीं क्यों हालांकि ये कानून था 77 में बना था, तो ये कानून लागू था, फिर भी उनको नहीं, उसके जो उस पार्टी के लीडर को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन प्रतिपक्ष नेता नहीं बनाया गया था। लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, इसको लेकर जानकारों की अलग अलग राय है। संविधान के कुछ जानकारों की राय में किसी पार्टी को ही प्रतिपक्ष के नेता की जिम्मेदारी मिल सकती है, बशर्ते उस पार्टी के पास सदन की कुल सीटों की तुलना में 10% सीटें हों। संविधान के जानकारों का एक खेमा ऐसा भी है जो कहता है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी को प्रतिपक्ष के नेता पद की मान्यता मिलनी चाहिए। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि उस पार्टी के पास सदन की कुल सीटों की तुलना में 10% सीटें हों ही।
संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का कहना है कि संसद में विपक्ष की वो पार्टी जिसके पास कुल निर्वाचित सदस्यों का 10% होना अनिवार्य है, उसे ही प्रतिपक्ष के नेता की मान्यता मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 17वीं लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पहली बार बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 300 का आंकड़ा पार कर लिया। 2014 के मुकाबले बीजेपी को 21 सीटें ज्यादा आईं। इसके साथ ही पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को दोबारा पूर्ण बहुमत भी हासिल हुआ। आइए नजर डालते हैं 17वीं लोकसभा चुनाव में पार्टियों को मिली सीटों पर। दो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 17वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। लोकसभा चुनाव में महाविजय हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। दरअसल 17वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद ये साफ हो गया कि देश के हर कोने से यही आवाज आई, एक बार फिर मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। 17वीं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। नरेंद्र मोदी देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिसने पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में वापसी की। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद मोदी देश के तीसरे और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। बीजेपी ने न सिर्फ अपने बूते फिर लोकसभा में बहुमत हासिल किया, बल्कि सहयोगियों के साथ 350 का आंकड़ा भी पार कर लिया। प्रचंड मोदी लहर पर सवार होकर अकेले बीजेपी ने 303 सीटें हासिल की। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर कुल 282 सीटें हासिल हुई थी। बीजेपी ने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की सभी सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज की। 10 राज्यों में बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा बीजेपी ने कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और बिहार में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तेलंगाना में भी बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मायावती अखिलेश यादव के गठबंधन को मोदी लहर में बहा दिया। वहीं बिहार में जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी ने कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन को भी ध्वस्त कर दिया। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को भी करारी शिकस्त दी। आज की तारीख की अगर बात करें, जो अभी लेटेस्ट इलेक्शन हुए हैं, जो 17वीं लोकसभा का गठन हुआ है, उसमें कांग्रेस को 52 सीटें मिली हैं। और अगर हम टोटल हाउस की बात करते हैं तो अगर हम 10% वाला फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करते हैं तो कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए थे। तो स्थिति वही आ जाती है जो 16वीं लोकसभा में थी। 16वीं लोकसभा में कांग्रेस के पास 42 सदस्य थे, 17वीं लोकसभा में उनके पास 52 हैं, अभी भी 10% नहीं है। अगर स्पीकर जो हैं वो 10% वाला फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करते हैं तो शायद वो किसी को भी नेता प्रतिपक्ष का अधिकार जो हैं या अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं देंगे। लेकिन अगर वो पहले वाली स्थिति को ही मानते हैं और ये जो प्रोसीजर ली डाउन किया गया है स्पीकर द्वारा उसी को फॉलो करते हैं तो ये वो स्थिति आ सकती है कि आज भी किसी को नेता प्रतिपक्ष का स्थान ना मिले। दरअसल ये नतीजे पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उनकी सरकार की उपलब्धियों और उनके चुनाव अभियान पर मोहर लगाती हैं। साझा विपक्ष के व्यापक विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी महाविजेता बनकर उभरे। देश में बीजेपी का परचम लहराया। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर सिमट गई। इस बार भी उसने नेता प्रतिपक्ष का मौका गंवा दिया। नेता प्रतिपक्ष के लिए जरूरी 55 सीटों के आंकड़े से कांग्रेस 3 सीट पीछे रह गई, जबकि 23 सांसदों के साथ डीएमके तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं 22 सांसदों के साथ टीएमसी और वाईएसआर कांग्रेस चौथे नंबर पर है, जबकि 18 सांसदों के साथ बीजेपी की सहयोगी शिवसेना 5वीं बड़ी पार्टी बनी। कई पार्टियां इस बार बीजेपी की लहर में अपने पिछले सीटों के मुकाबले आधे से भी कम पर रह गईं। टीडीपी के जहां सिर्फ 3 सांसद ही चुने गए, वहीं एआईएडीएमके को केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस के पास 52 मेंबर्स हैं
और सबसे बड़ी पार्टी है वो प्रतिपक्ष में। तो इस कानून के अंडर उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनके लीडर को रिकॉग्नाइज करना है और स्पीकर को करना है, क्योंकि ये कानून है इसलिए इसका पालन तो करना ही पड़ता है। तो स्पीकर के पास तो कोई मेरे ख्याल से दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं, और स्पीकर में कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं है इस मामले में। जो कानून कहते हैं उसी के मुताबिक स्पीकर को काम करना होता है इसमें। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को इस बार महज 22 सीटों पर जीत मिली, जबकि लेफ्ट को वहां से एक भी सीट नहीं मिली। तेलंगाना में टीआरएस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। ओडिशा में बीजू जनता दल के 12 सांसद चुनाव जीतने में सफल रहे। वहीं बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 सीट पर जीत हासिल की। नेता प्रतिपक्ष जो होता है वो एक किस्म से एक डेमोक्रेसी का पिलर है, और पिलर इस सेंस में है कि वो सरकार में अगर कोई ऐसी पॉलिसी आती है जिसके ऊपर उनको लगता है कि असंवैधानिक है या और विचार की ज़रूरत है या इसको किसी दूसरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, तो एक महत्वपूर्ण पद पे होने की वजह से वो अपना विचार सदन के सामने रखता है। और अगर इस तरह का गठबंधन आता है और उस गठबंधन का लीडर जो है उसके पास अगर ये 10% वाली जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, तो मैं समझता हूँ ऐसे केस में स्पीकर को या चेयरमैन को ये विचार करना चाहिए कि उसको नेता प्रतिपक्ष का स्थान दिया जाए। 2019 के चुनाव का एक और दिलचस्प पहलू ये रहा कि दुनिया में पहली बार जीएसटी लागू करने वाली सरकार सत्ता में लौटी। शानदार जीत से ये साबित हो गया कि विपक्ष ने जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, उन्हें जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा से इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।